Hello and good morning, everyone. Welcome back to Eduverse News Analysis. Today is 11 January 2023, and we are going to discuss important news from The Hindu newspaper. We will see what news we got today to discuss. So let's start. ये हमारा फ्रंट पेज है जिसमें आप देख सकते हैं हमारी दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो हाईलाइटेड हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहा है पेरू में। इसमें से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं उसको हम देखेंगे। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उन्हें हाईलाइट कर दिया गया है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं इन न्यूज़ से। आपको इन्हें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या क्या हो रहा है, बस आपको एक बार गो थ्रू करना है, देखना है हमारे लिए कौन कौन सी न्यूज़ जो है इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ ब्लैक बग्स सर्वाइव चैलेंजेस। यहाँ पे ब्लैक बग जो है इनके सर्वाइवल में क्या क्या चैलेंजेस देखने को हमें मिल रहे हैं, उनके सर्वाइवल में क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडिटोरियल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज का एडिटोरियल है। फर्स्ट है लेसन्स फ्रॉम रशियाज यूक्रेन वॉर। यहाँ पर रशिया और यूक्रेन वॉर से हम क्या लेसन्स ले सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पूरा जो एडिटोरियल है इसे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है द बिगनिंग ऑफ इंडियाज कल्चरल रेनेसा। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो हमारा कल्चर है, इंडिया का कल्चर है, उसे रिवाइव किया जा रहा है, उसका पुनर्जन्म हो रहा है। किस तरीके से गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज़ लेकर आ रही हैं, क्या क्या प्रोग्राम लेकर आ रही हैं, जिसके कारण हम ये कह रहे हैं कि द बिगनिंग ऑफ इंडियाज कल्चर रेनेसा, कि हमारा जो इंडियन कल्चर है उसे पुनर्जागृत किया जा रहा है। ओके तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन्हें हाईलाइट कर दिया गया है, आप एक बार देख सकते हैं। अगर आपको ये पढ़ना भी है तो इसमें जो भी हाईलाइटेड पार्ट है आप उसे पढ़ सकते हैं। ओके चलिए मूव करते हैं। हमारे ये जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पर। ओके चलिए हम यहाँ पर अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा डिस्कशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट है एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट इन पेरू। पेरू में क्या चल रहा है, एक प्रोटेस्ट चल रहा है, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। ठीक है, इस प्रोटेस्ट से क्या लेना देना है हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम एक बार कंटेस्ट देख लेते हैं कि वहाँ पे प्रोटेस्टर्स ये डिमांड कर रहे हैं किसकी, कि जो वहाँ की प्रेसिडेंट है उनके डिपार्चर की, कि वो जो वहाँ की जो भी प्रेसिडेंट है उन्हें वहाँ से डिपार्चर की वो लोग डिमांड कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ, जो 17 लाइव्स हैं वहाँ पे 17 लोगों की जान जा चुकी हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट, इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, इसमें हमारे लिए एक मैप बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी जो पेरू की लोकेशन है हम उसको देख लेते हैं कि पेरू है कहाँ। तो आप इसमें देखिए, फिजिकल मैप में देखिए, ये रहा हमारा पेरू, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पेरू है। यहाँ पे कोलंबिया है साइड में, ठीक है, यहाँ पे अमेजन बेसिन है, यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशन है, यहाँ से हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो पास हो रही है। ये कहाँ का मैप है, ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, ये कहाँ का है, साउथ अमेरिका। इसके ऊपर क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। तो ये साउथ अमेरिका है। आपने यहाँ पर देख ली पेरू की लोकेशन। एक बार हम पॉलिटिकल मैप में भी देख लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ से ये इस तरीके से। ओके तो ये रहा हमारा पेरू। इसके साइड में यहाँ पर है कोलंबिया। ओके यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ब्राज़ील, बोलिविया, यहाँ पे चिले, यहाँ पे हमारे पास साउथ पैसिफिक ओशन भी है यहाँ से। ठीक है, और ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आपसे ये लोकेशन पूछी जा सकती है। इसमें मेनली हमारे लिए यहाँ पे पेरू की लोकेशन ये न्यूज़ में है, इसलिए इससे मैप बेस्ड क्वेश्चन एक बन सकता है। इसकी लोकेशन वगैरह हमसे पूछी जा सकती हैं। इसके साइड में जो कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ पेरू से लगती हैं, बाउंड्री किस किस कंट्री से इसकी बाउंड्री मैच होती है, वो इसमें आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद इसमें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 2 टाइप्स की करंट देखने को मिल रही होंगी। एक है वार्म करंट, एक है हमारे पास कोल्ड करंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो रेड वाली है वो कैसी है, ये वार्म करंट है, और जो ये ब्लू वाली है वो कैसी है, ये वार्म करंट है। ठीक है, तो पेरू से देखिए, ये पेरू से हमारी कौन सी करंट जा रही है, कोल्ड करंट जा रही है। कोल्ड करंट जा रही है, इसका मतलब क्या है, वहाँ का जो एयर होगी वो कैसी होगी, कोल्ड करंट है, इट मीन्स वहाँ की जो एयर होगी वो ड्राई एयर होगी। ड्राई एयर होगी तो वहाँ का जो रीजन होगा वो कैसा होगा, ड्राई होगा। और ड्राई होगा तो मतलब वहाँ पर क्या है, डेजर्ट है। क्या है वहाँ पर, डेजर्ट है, रेगिस्तान है। ठीक है, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
कोल्ड करंट है मतलब कि वहाँ की जो एयर वो कैसी है, ड्राई है। ड्राई है मतलब कि वहाँ का जो रीजन होगा वो कैसा होगा, ड्राई होगा। और ड्राई होगा तो वो जो एरिया होगा कैसा होगा, रेगिस्तान होगा, वहाँ पर रेतीला होगा, डेजर्ट होगा। अब देख लीजिए जहाँ जहाँ भी कोल्ड करंट जा रही हैं, ये देखिए यहाँ से, ये साउथ अफ्रीका से, आपको यहाँ पता है यहाँ पे हमारा सहारा डेजर्ट है, ठीक है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया से यहाँ भी क्या है, हमारे पास कोल्ड करंट जाती हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें रेगिस्तान देखने को मिलता है। तो इस न्यूज़ में हमारे लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट था कि पेरू की हमें लोकेशन देखनी थी, वहाँ से जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने यहाँ पर देख लिया कि वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पर पेज नंबर 1 का ही आर्टिकल है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में है। अभी ट्रेजेडी कब हुई थी, 3 दिसंबर 1984। आप सभी को याद हुआ था, आप सभी को पता होगा कि भोपाल में ये गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों की, मतलब कि 5,000, आप यहाँ पर देख सकते हैं 5,295 5,295 लोगों की यहाँ पर डेथ हुई थी। और बहुत सारी मतलब कि उससे इंजर्ड भी हुए थे, 5,68,292 पीपल जो थे उससे इंजर्ड भी हुए थे। ओके, ये न्यूज़ जो है हमारे लिए जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं, देखिए। पोस्ट मिडनाइट दिसंबर 3, 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट ये गैस लीक हुई थी। आपको याद रखना है इसका नाम, ये हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट ये गैस लीक हुई थी कहाँ से, एक पेस्टिसाइड प्लांट है, कहाँ, पेस्टिसाइड प्लांट ऑफ यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड का पेस्टिसाइड प्लांट है और आज के टाइम पे इसको डो केमिकल्स के नेम से भी जाना जाता है। तो इस प्लांट से ये क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट ये गैस लीक हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस ट्रेजेडी के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इनेक्ट किया, एक एक्ट इनेक्ट किया जिसका नाम है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। ये हमारे लिए सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनेक्ट किया पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, जिसके अंदर उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया सारे इंडस्ट्रीज के लिए कि वो क्या करेंगी, इंश्योरेंस लेंगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इंश्योरेंस लेंगी तो इससे हमारे पास फंड आएंगे, प्रीमियम्स आएंगे, है ना, आपको पता है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएंगे, फंड आएंगे, प्रीमियम आएंगे। ये जो प्रीमियम है और फंड है वो कहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे, ये कंट्रीब्यूट करेंगे इन्वायरमेंट रिलीफ फंड में। कहाँ, इन्वायरमेंट रिलीफ फंड में ये कंट्रीब्यूट करेंगे, जो क्या प्रोवाइड करेंगे, जो भी विक्टिम्स हैं, है ना, जो भी यहाँ पर विक्टिम्स हैं उन्हें यहाँ पर कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्या प्रोवाइड किया जाएगा, कंपनसेशन, ठीक है। जैसे कि सिर्फ ये भोपाल नहीं, और भी कई जगह ऐसे डिजास्टर हो सकते हैं। तो इन फ्यूचर इससे बचने के लिए, मतलब कि अगर कुछ ऐसा कभी हो भी जाता है तो उससे हमें क्या करना है, बचने के लिए यहाँ पर उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर इस फंड को यूटिलाइज इस तरीके से किया जाएगा। आई होप आपको ये सारी यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसमें हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि पेस्टिसाइड प्लांट ऑफ यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुई थी, उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये ट्रेजेडी कब हुई थी, 3 दिसंबर 1984 को। कहाँ हुई थी, भोपाल में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, इस ट्रेजेडी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट इनेक्ट किया जिसका नाम था पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, जिसके अंदर सारी इंडस्ट्रीज को ये मैंडेटरी कर दिया गया कि वो इंश्योरेंस लेंगी। इस इंश्योरेंस से जो भी फंड आएगा वो कहाँ जाएगा, इन्वायरमेंट रिलीफ फंड में जाएगा, जिससे क्या होगा, जो ये इन्वायरमेंट रिलीफ फंड से जो कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा जो भी विक्टिम्स हैं उन्हें। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये हमारी पेज नंबर 5 का न्यूज़ है, इसमें हमें ब्लैक बॉक्स के बारे में देखना है। यहाँ पर एक स्टडी हुई है कि उस स्टडी से हमें ये पता चला है कि जो ब्लैक बॉक्स हैं उनके सर्वाइवल में हमें चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे इशू क्या है, देखिए इशू कुछ भी नहीं है। जैसे ये जो ब्लैक बॉक्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये सिर्फ इंडियन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। कहाँ, इंडियन कॉन्टिनेंट में। ओके, यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हैं, पहले ये देखिए, ये इसमें से आप इसमें डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। ये फीमेल ब्लैक बक है और ये मेल है, ठीक है, ये मेल है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है, देखिए ये जो मेल है इसका कलर जो है वो थोड़ा डार्क ब्राउन है, ये डार्क ब्राउन है, और ये
ये लाइट ब्राउन है। ओके, यहाँ पे जो मेल है इसमें इनकी जो हॉर्न है वो शार्प्ड है, और यहाँ पे जो फीमेल है उनमें हॉर्न नहीं है, मतलब कि उनकी जो हॉर्न है वो शार्प नहीं है। तो इस तरीके से इनमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब क्या है, इनका जो नंबर है IUCN रेड लिस्ट में इन्हें डेजिग्नेट किया गया है ब्लैक बक्स को एज अ लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न का मतलब क्या है कि मतलब इनका जो नंबर है वो अभी ठीक ठाक है, मतलब ये इंडेंजर्ड में, मतलब कि अभी खत्म हो, इनका जो नंबर है वो अच्छा खासा है, अभी ज़्यादा क्वांटिटी में है अभी ये, इसलिए इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मतलब कि लीस्ट कंसर्न में। बट फिर भी इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंडर, जो उसमें स्केड्यूल 1 है उसके अंडर ये प्रोहिबिट है कि जो हंटिंग है ब्लैक बक्स की उसे प्रोहिबिट किया गया है, मतलब कि आप ब्लैक बक को उनका शिकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके अंडर है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के स्केड्यूल 1 के अंडर ये प्रोहिबिट है कि ब्लैक बक्स की जो हंटिंग है उसे प्रोहिबिट किया गया है। अब इनके प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में कौन कौन से एरियाज है जहाँ पर ब्लैक बक्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट है गिर नेशनल पार्क, गुजरात में है। आपको ये सारे नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरी याद होनी चाहिए, आपको ये बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। यहाँ पे इकोलॉजी से इन्वायरमेंट सेक्शन में हमें एक ना एक क्वेश्चन हर साल प्रीलिम्स में या फिर मेंस तक में हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, यहाँ पर ब्लैक बक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, रैंथमबोर नेशनल पार्क राजस्थान, रानेम्बेनोर ब्लैक बक सेंचुरी कर्नाटका, वल्लनाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु। तो ये सारी जो सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पर ब्लैक बक्स को क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसमें से हमारे लिए प्रीलियम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ओके, सारी नेशनल पार्क और सेंचुरीज पूछा जा सकता है। ब्लैक बक की जो डेजिग्नेशन है IUCN रेड लिस्ट में वो क्या है, लीस्ट कंसर्न है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और इंडिया में इन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर स्केड्यूल 1 में रखा गया है, जिसमें ये प्रोहिबिट किया गया है, इनकी हंटिंग को प्रोहिबिट किया गया है। ऑलराइट, चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। हम एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आज आया है, लर्न लेसन्स फ्रॉम रशियाज यूक्रेन वॉर। यहाँ पर रशिया और यूक्रेन वॉर से हम क्या क्या लेसन ले सकते हैं। ठीक है, रशिया और यूक्रेन वॉर से हम यहाँ पर क्या क्या लेसन ले सकते हैं, ये हमारे लिए रिलेवेंट हो जाता है GS पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। ओके, अब देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबको पता होगा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पर हमारे पास 2 सुपर पावर थी, एक US और एक USSR। USSR का जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो क्या बनता है, यहाँ पे रशिया आता है। रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री की उसमें आता है, छोटी छोटी हमारी यहाँ पर अदर कंट्रीज भी आती हैं उसके साथ। जब इसका डिसइंटीग्रेशन होता है USSR का तो ये थोड़ा वीक हो जाता है, तो उस टाइम पे किसकी हेजेमनी होती है, यहाँ पर USA की हेजेमनी होती है। ठीक है, तो USA की जब इसमें हेजेमनी होती है तो USA क्या करता है, अपने आप को, अपनी जो हेजेमनी है उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है कि वो पूरे वर्ल्ड में अपनी जो हेजेमनी है उसे स्टैब्लिश करे। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इंटरवीन करना स्टार्ट कर देता है। कहीं वो अफगानिस्तान में इंटरवेंशन करता है, ईरान में करता है, इराक में करता है, जो हमारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो इंटरवीन करना स्टार्ट कर देता है। जब वो ऐसा करता है तो इससे क्या होता है, जो उसके रिसोर्सेज हैं वो भी कम होते हैं। अब दूसरी तरफ क्या होता है, जो रशिया जैसी कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पर ग्रो करने लगती हैं। तो जो रशिया है वो ग्रो करता है, उसके साथ साथ जो चाइना है वो भी, जो अदर कंट्रीज़ हैं ये सारी धीरे धीरे अब क्या कर रही हैं, बढ़ रही हैं। वो क्या करना चाहती हैं, वो जो USA है वो ये दिखाना चाहती हैं कि वर्ल्ड में USA की हेजेमनी हमेशा नहीं रह सकती है। यहाँ पे वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आते रहते हैं। वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आना मतलब कि एक टाइम अभी देखा गया था USA था, बट आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या नाम आता है, एक तरफ US आता है, रशिया आता है, चाइना आता है, और इंडिया भी कहीं ना कहीं अब इसका पार्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, मतलब कि जो पावर पोल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इस आर्टिकल में क्या है कि मिस्टर पुतिन हैड क्रिएटेड एन ऑरा ऑफ पावर अराउंड हिमसेल्फ। जो पुतिन है उन्होंने क्या करके रखा है, मतलब कि पुतिन इन द सेंस रशिया की बात आ जाती इसमें, उसने क्या करके रखा है, धीरे धीरे अपनी तरफ उन्होंने एक पावर बना के रखा है, एक ऑरा बना लिया है। ठीक है,
इसके कारण उन्होंने, इससे पहले भी उन्होंने क्या किया था कि जो जॉर्जिया का एम्बिशन था नाटो को ज्वाइन करने का, उसको डिस्टर्ब किया था। उन्होंने क्या किया था, जो यूक्रेन का एक पार्ट है, आपको पता होगा यूक्रेन का एक पार्ट है क्रीमिया, उसको उन्होंने एनेक्स कर लिया था, ठीक है ना। उसका रीज़न भी नहीं पता हमें, बट उन्होंने उसको क्या कर लिया था, एनेक्स कर लिया था। अब उन्होंने क्या कर दिया है, यूक्रेन पे वॉर कर दिया है। अब इसके रीज़न क्या है वो हमें आज तक पता नहीं चले हैं कि रशिया ने यूक्रेन पर वॉर क्यों किया, ठीक है। वॉर चल रही है लेकिन वॉर के रीज़न क्या है, किस लिए किया है, वो ये सब हमें अभी नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि धीरे धीरे क्या ये जो कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, जो छोटी छोटी कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर अपनी हेजमनी इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पे एनेक्स करती हैं, वहाँ पे इंटरवीन करती हैं। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि अब क्या हो गया, रशिया ने क्या कर दिया, यूक्रेन के ऊपर यहाँ पे वॉर कर दिया। बट यहाँ पे रशिया से एक गलती हो गई, यहाँ पे जो रशिया का जो ऑरा है वो क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो रशिया के सुपीरियर ट्रूप्स है वो स्ट्रगल कर रहे हैं बैटल पे, मतलब कि जो वॉर है उसमें जो यूक्रेन के जो भी ट्रूप्स है उनके साथ बहुत ज़्यादा उन्हें लड़ने में, उनके साथ स्ट्रगल करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं। तो ये साइन है किस चीज़ का, दिस इज़ अ साइन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये साइन क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। जैसे कि हमें पता है यूएस स्टक हो गया था कहाँ, अफगानिस्तान में, ईरान, रशिया हैज़ बिकम मोर अग्रेसिव। जब यूएस क्या हुआ था, अफगानिस्तान में उसने क्या किया था, स्टक हो गया था, बट धीरे धीरे उसने क्या किया, वहाँ से बाहर आ गया। वो क्या करना चाहता था, यूएसए, ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होती हैं वो इस तरीके से क्यों जाती हैं, छोटी छोटी कंट्रीज़ में क्यों इंटरवीन करती हैं, क्यों हो जाती हैं, क्योंकि वो वहाँ पर अपनी हेजमनी इस्टेब्लिश करने चाहती हैं, अपनी गवर्नमेंट अपनी तरह। जैसे कि वो यूएसए है तो उसका मेन एम क्या है कि वो पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करे। रशिया किसको प्रमोट कर रहा है, सोशलिज्म को या कैपिटलिज्म को, डिक्टेटरशिप। इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं कि वो अपनी कंट्रीज़ की चीज़ें दूसरी जो छोटी छोटी कंट्रीज़ है वहाँ पर वो अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको लेकर आए, ठीक है। तो रशियाज इंटरवेंशन इन जॉर्जिया एंड इट्स एनेक्सेशन टू क्रीमिया, ईरान्स ग्रोइंग मिलिट्री। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो कंट्रीज़ हैं वो एक छोटी छोटी कंट्रीज़ में क्या करती हैं, इंटरवीन करती हैं। जैसे कि रशिया ने क्या किया, जॉर्जिया में इंटरवीन किया, फिर एनेक्सेशन किया किसका, क्रीमिया का, जो यूक्रेन का थोड़ा सा पार्ट था, क्रीमिया एक पार्ट था, उसको एनेक्स कर लिया। ईरान जो है वो वेस्ट एशिया में अपनी मिलिटेंसी को ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की जो हुई हार हुई, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे पास साइन है कि जो हमारा वर्ल्ड ऑर्डर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर अब सिर्फ यूएसए ही एक सुपर पावर नहीं है, यहाँ पर छोटे छोटे और भी यहाँ पर चीज़ें, छोटी छोटी कंट्रीज जो हैं उभर कर आ रही हैं। ओके, इट हैज़ टेकन पेन इन कीप वेस्टर्न अलायंस टुगेदर। अब देखिए यहाँ पर फ़ायदा किसको किसको हो रहा है, किसको किसको नुकसान हो रहा है। अब यूएस है, रशिया, एक मिनट, रशिया और यूक्रेन के बीच में यहाँ पे वॉर चल रहा है, ठीक है। रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। तो यहाँ पे यूक्रेन क्या करना चाह रहा है, यहाँ पे जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर हैं, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वेस्ट कंट्रीज़ हैं, वो किसमें, यूक्रेन के साथ आ गई हैं। तो इनका सारा ध्यान अब कहाँ पर है, सारा इनका फोकस कहाँ पर है, रशिया और यूक्रेन वॉर में। इससे क्या हो रहा है, दूसरी तरफ इनका जो सारा रिसोर्सेस है जो भी है अब कहाँ लग रहा है, यूक्रेन वॉर में। दूसरी तरफ इस क्या हो रहा है, यहाँ पे चाइना को फ़ायदा हो रहा है। अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना यहाँ पर अपनी मिलिटेंसी बढ़ा रहा है, ठीक है। अब वो चाइना का भी एक वो है कि वो कहाँ करना चाहता है, ताइवान में इंटरवीन करना चाहता है, उसे एनेक्स करना चाहता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा यूएस ने एक क्लियर कट यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था कि अगर चाइना ताइवान में क्या करेगा, इंटरवीन करेगा, इस तरीके से कुछ भी वॉर उसके अगेंस्ट लेकर आएगा, तो यूएस क्या करेगा, ताइवान का पूरी तरीके से यहाँ पे साथ देगा। बट अभी क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर में जो यूएस है वो किसकी तरफ है, यूक्रेन की तरफ है। पूरा जो यूरोप है ये यूक्रेन के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका जो पूरा फोकस है, जो पूरा रिसोर्स है वो कहाँ जा रहा है, यूक्रेन और रशिया वॉर में, और वो यहाँ पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर चाइना को फ़ायदा हो रहा है। ओके, अब जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर रशिया को कोई फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल नहीं। बट यहाँ पर सिर्फ एक वो आ गया है, यहाँ पे रशिया को कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं। प्रॉफिट क्या होगा और लॉस क्या होगा। प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ, प्रॉफिट यही हुआ कि बस ये अपनी एक पावर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ यूएस ही नहीं है, हम भी हैं। लॉस की तरफ हम बात करें तो देखिए, रशिया का एक जो कनेक्शन था यूरोप के साथ, उसके साथ वो पूरा कट हो रहा है, ठीक है। बट इसके कारण क्या हो रहा है, उसका जो
रिलेशन है वो चाइना के साथ धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब उसका रिलेशन किसके साथ, चाइना के साथ ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर रशिया और चाइना के जो रिलेशन है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंड होते जा रहे हैं। ठीक है, ट्रेड के लिए, क्रूड ऑयल के लिए और बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनके लिए, डिफेंस के लिए, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं और धीरे धीरे यूएसए से दूर होते जा रहे हैं। तो ये सिर्फ यूएस, चाइना, रशिया इनके लिए ही नहीं, इंडिया के लिए भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब इंडिया की पॉलिसी क्या रही है हमेशा, कि वो बैलेंस्ड वे में चलता है, ना तो वो यूएस का तरफ झुकना चाहता है, ना ही रशिया की तरफ, ना तो ठीक है, ना तो वो प्रॉपरली यूएस की तरफ जाना चाहता है, ना ही रशिया की तरफ, क्योंकि हमारे रिलेशन जो है यूएस के साथ भी बहुत अच्छे हैं और रशिया के साथ भी अच्छे हैं। जैसे कि रशिया के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है। ठीक है, हम क्रूड ऑयल परचेस करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हमारी होती हैं। दूसरी तरफ यूएस के साथ भी हमारे कुछ डिफेंस कॉपरेशंस हैं। ठीक है, मिलिट्री कॉपरेशंस हैं और हमारी इंडो पैसिफिक ओशन में हमारे वो चल रहे हैं, हम रिलेशन में हम क्वाड है हमारे साथ। तो इंडिया का क्या है, यूएस के साथ भी है और रशिया के साथ भी है। हमें क्या करना है, इन दोनों के साथ यहाँ पे बैलेंस वे में चलना होगा। हम किसी एक की तरफ पूरी तरीके से नहीं झुक सकते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है। बट इसके चक्कर में क्या हो रहा है, यहाँ पे रशिया और चाइना के यहाँ पर रिलेशन बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रशिया और चाइना के जब रिलेशन बढ़ रहे हैं, अब हमें क्या करना है, हमें चाइना को भी काउंटर करना है ना, हमें चाइना को भी काउंटर करना है। क्यों, क्योंकि जो चाइना है यहाँ पर वो हमेशा हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहा है, तो हमें उससे भी काउंटर करना है। बट अगर इस तरीके से इसके रिलेशन बढ़ते रहें, अब चाइना को हम एकदम से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जो चाइना का मार्केट है वो बहुत बड़ा है। इसलिए हमारे यहाँ पर हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, हमारा जो ट्रेड सेक्टर है, उसके लिए हमारे लिए चाइना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, हमें बैलेंस वे में पूरी तरीके से चलना होगा। तो अब इसमें यही बताया जा रहा है कि जो रूल बेस्ड ऑर्डर था, अब उसको किसने चैलेंज किया है, जो हमारा अमेरिका सेंट्रिक वर्ल्ड था, अब उसको वो एडमिट कर रहा है कि उसे कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रशिया एंड चाइना। एक टाइम था जब चाइना का पूरा रूल था, सॉरी अमेरिका का पूरा रूल था। अब उसको क्या फेस करना पड़ रहा है, रशिया एंड चाइना। बट एट द सेम टाइम इट डजंट वांट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया। अब इसमें ये भी बताया जा रहा है कि उस सेम टाइम पर यूएस डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता है, किसके साथ, रशिया के साथ। वो बीच में, मतलब कि किसी के थ्रू जाना चाहता है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में। इट सीक्स टू ब्लीड रशिया आउट इन यूक्रेन। इसमें देखिए आप ये दिया गया, इट सीक्स टू ब्लीड रशिया आउट इन यूक्रेन। वो यूक्रेन की हेल्प से, मतलब एक तरीके से यूक्रेन की हेल्प से नहीं, यूक्रेन जो यहाँ पे बीच में फैक्टर आ गया है, तो यूक्रेन में और रशिया की जो वॉर चल रही है, तो वो इसके साथ यहाँ पर क्या करना चाहता है, रशिया को सबक सिखाना चाहता है। यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी जो पावर है वो भी लिमिट्स हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो यूक्रेन वॉर ने हमें ये सिखाया है, ये बताया है कि जो यहाँ पे ग्रेटर पावर्स हैं, इनकी भी क्या है, लिमिटेशंस है। वो हर वक्त क्या करती हैं, ये छोटे नेशंस जो हैं उनके साथ कन्फ्लिक्ट में आती हैं और अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करती हैं। जैसे कि यूएस का इंटरवेंशन वियतनाम में, इन्वेजन इन अफगानिस्तान, सोवियत का इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरीके से जो बड़ी पावर है वो क्या, ये छोटे छोटे थिएटर्स में फंस जाती हैं। अब जैसे यहाँ पे रशिया की एक गलती और क्या हो गई कि रशिया ने क्या किया, जो यूक्रेनियन नेशनलिज्म था उसकी जो पावर है उसको मिसकैलकुलेट किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पे जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो एक साथ आ गई हैं। ठीक है, यूक्रेन के साथ है। आपने जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे वो जब यूएस में अभी गए थे, उन्होंने एक वहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट भी दी थी कि जो यूरोपियन कंट्रीज है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वो किसका, यूक्रेन का साथ दे रही हैं। सिर्फ इसलिए नहीं, वो एक फेवर नहीं कर रही उन पर कि वो साथ दे रही, वो डेमोक्रेसी को ही बढ़ा रही है। उनकी ड्यूटी है कि वो क्या करें, यूक्रेन का साथ दें। तो रशिया ने यहाँ पे क्या किया है, अपनी जो पावर, उसकी जो पावर है यूक्रेनियन नेशनलिज्म की, उसको मिसकैलकुलेट किया, जिसके कारण उसको यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा काशी तमिल संगम। इसमें क्या बताया जा रहा है, ये है क्या, बिगिनिंग ऑफ इंडियाज कल्चरल रेनेसा। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो नए नए प्रोग्राम्स लेकर आ रही है, जैसे कि काशी तमिल संगम। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो हमारा इंडिया का कल्चर है उसका हम पुनर्जन्म हो रहा है, उसका रिवाइवल हो रहा है।
ये हमारे लिए जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। देखते हैं, कंटेक्स्ट की बात करते हैं। संगम में यहाँ पे क्या किया गया है, इस संगम में संगम क्रिएटेड अ यूनिक प्लेटफॉर्म टू रीडिस्कवर एंड इंटीग्रेट आवर हेरिटेज एंड एंशिएंट नॉलेज विथ मॉडर्न थॉट, फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट्समैनशिप। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये संगम ने क्या किया, एक यूनिक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिससे कि हमारी जो हेरिटेज है, हमारा जो एंशिएंट नॉलेज है, उसको हम रीडिस्कवर करें हमारे मॉडर्न थॉट्स के साथ, हमारी मॉडर्न फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट्समैनशिप के साथ हम क्या करें, उनको रीडिस्कवर करें। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ न्यू बॉडी ऑफ नॉलेज। इससे क्या होगा, एक नई नॉलेज की बॉडी क्रिएट होगी जो कि हमारे जो इनोवेशंस हैं उनको फॉस्टर करेगी, उनको बढ़ावा देगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे कि ये इसमें क्या किया गया है, जो जैसे कि हमारे नॉर्थ इंडिया के पीपल हैं, वहाँ हमें पता है गंगा कहाँ बहती है, नॉर्थ इंडिया में। और जो गंगा जल होता है, आपको सबको को शायद पता होगा कि गंगा जल को रामेश्वरम लेकर जाया जाता है ना, गंगा जल को रामेश्वरम लेकर जाया जाता है। तो यहाँ पे फिर भी हमें नॉर्थ इंडियन पीपल को काफ़ी कुछ पता है साउथ इंडिया के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में। बट जो तमिल हैं, ठीक है, तमिल जो है हमारा तमिल ऐसा स्टेट है जहाँ पे एक ऐसा स्टेट है जहाँ भी अभी भी लोग अपनी लैंग्वेज को, जो हमारी एंशिएंट लैंग्वेज है, उसको बोलने में वहाँ पर बोली जाती है। अभी भी वहाँ पर उसका कल्चर है, उसको वो नहीं किया गया है, वो अपने कल्चर को प्राउडली वहाँ पर बताते हैं। बट तमिल के लोग जो हैं वहाँ पे, मतलब तमिल स्टेट है, वहाँ के लोगों को जो हमारा नॉर्थ इंडियन है, हमारा जो नॉर्थ इंडिया का कल्चर, उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए ये संगम रखा गया था, काशी तमिल संगम, जिससे कि क्या हो, यहाँ पर हमारा एक दूसरे का यहाँ पर नॉलेज का एक्सचेंज हो। ठीक है, हम उनके कल्चर के बारे में जाने और वो लोग हमारे कल्चर के बारे में जाने। तो जैसे कि देखिए, वाराणसी का नाम आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, बनारसी सिल्क साड़ी। ठीक है, तमिल का नाम आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, कांचीपुरम सिल्क साड़ी। तो ये क्या है, एक तरीके से वेल नोन है, ये हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो बनारसी वाले और यहाँ पे कांचीपुरम, जो भी ये साड़ियाँ बना रहे हैं, जो भी यहाँ पे आर्टिशियंस हैं, वीवर्स हैं, जब वो एक दूसरे से मिलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज होगा, यहाँ पे उनके नॉलेज का एक्सचेंज होगा। वीवर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम बोथ रीजन हैव अ लॉट टू गेन फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड फ्रॉम देयर एक्सपोजर टू मॉडर्न प्रैक्टिसेस ऑफ ब्रांडिंग क्वालिटी। यहाँ पर जितने भी वीवर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अलग अलग, जो ये दोनों रीजन के हैं, उनको बहुत सारा गेन करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गेन करने की ज़रूरत है। जैसे कि वो क्या कर सकते हैं, जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे तो वो क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के एक्सपोजर में आएंगे। जैसे कि हमारी जो मॉडर्न प्रैक्टिस होती है, ब्रांडिंग किस तरीके से की जाती है, हम क्वालिटी को कंट्रोल कैसे करते हैं, मार्केटिंग की कैसे की जाएगी, प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी के बारे में, हम किस तरीके से जो हमारी मॉडर्न मशीनरीज हैं उसको हम यूज़ करेंगे, हमारे प्रोडक्ट में वैल्यू किस तरीके से ऐड करना है, वैल्यू एडिक्शन। तो जब हम दोनों रीजन के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वीवर्स हैं, एक साथ आएंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, तो वो क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, इनका एक्सपोजर होगा और वो उसको क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। अब हमारे गवर्नमेंट का ये विज़न है कि वो जो भी हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, हमें 2030 तक हमारे एक्सपोर्ट को कहाँ तक लेके जाना है, $100 बिलियन। आपको ये याद रखना है। ठीक है, आप इसको मेंस में कहीं भी यूज कर सकते हैं, आप इस फैक्ट के बेसिस पे, कि 2030 तक हमें क्या करना है, ऐसी नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आनी है इस सेक्टर में कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो $100 बिलियन तक जाए। टेक्सटाइल जो सेक्टर है वो बहुत सारी जॉब क्रिएट करता है, ये ग्रेट जॉब क्रिएशन पोटेंशियल इसमें बहुत सारी जॉब क्रिएट करता है, जिसके कारण हमारा ये जो मिशन है डेवलप कंट्रीज़ का बाय 2047 हम इसको अचीव कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके से प्रोग्राम लाते रहेंगे, हमारा एक्सचेंज होगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा, हमारा नॉलेज का एक्सचेंज होगा एक दूसरे के साथ, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जॉब क्रिएशन होगा और हमारा जो मिशन है डेवलप कंट्री की बढ़ने की तरफ 2047 तक हम इसको अचीव कर सकते हैं। इंडिया का जो टेक्सटाइल मार्केट है वो एक्सपेक्टेड है कि वो ग्रो करेगा CAGR 12 to 13% टू नियरली 2 ट्रिलियन बाय 2047। यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पे ये
नोट डाउन करना है, इसको अच्छे से याद रखना है आपको कि जो टेक्सटाइल मार्केट है इंडिया का वो ग्रो करना है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कितना ग्रो करेगा 12 to 13% CAGR से और नियरली 2 ट्रिलियन तक। ओके, यहाँ पे ये नेक्स्ट आता है मिस्टर मोदी का 5F फॉर्मूला। क्या है ये 5F फॉर्मूला? फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन, फॉरेन। आप इसको कहीं भी मेंस में किसी भी क्वेश्चन में, मतलब टेक्सटाइल से रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं इस पॉइंट को। विल एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ सेक्टर एंड ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ फार्मर एंड वीवर। ये जो इनका 5F फॉर्मूला है, इससे क्या होगा, जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है वो ग्रो करेगा और जो फार्मर्स और वीवर्स की लाइफ है इसमें क्या लेकर आएगा, एक ट्रांसफॉर्म लेकर आएगा। अभी किस तरीके से देखिए, फार्म टू फैब्रिक, क्या ये फार्म टू फैब्रिक, फार्म होंगे वहाँ फैब्रिक बनेगा, सॉरी फाइबर्स बनेगा, फाइबर्स टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। ये देखिए एक दूसरे से इंटरलिंक है। फार्म से फैब्रिक आया, फैब्रिक वो कहाँ गया, फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री से वहाँ फैशन हुआ, फैशन से क्या हुआ, फॉरेन में गया और हमारा एक्सपोर्ट बूस्ट हुआ। तो ये आर्टिकल आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या है, जो हमारा फोकस है वो टेक्सटाइल पर है। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिमोट वोटिंग। रिमोट वोटिंग, इसमें आपने अभी एक न्यूज़ भी आई थी, ये हमारे लिए GS पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है। इसमें क्या बताया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने अनाउंस किया है, उनका एक इंटेंशन है, ये इंट्रोड्यूस किया गया है किसको, वो रिमोट वोटिंग को पूरी कंट्री में क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो भी वोटर्स हैं जो दूर दराज एरिया में रहते हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या है बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पर रहकर भी वोट कास्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल कर आते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द इलेक्शन कमीशन प्रपोजेस यूजिंग आइसोलेटेड रिमोट वोटिंग मशीन। वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक आइसोलेटेड रिमोट वोटिंग मशीन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो क्या होगा, विच आर मल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी एक्सटेंशन, जो भी हमारी मल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी है इनका एक्सटेंशन होगा, दैट एक्सटेंस EVMs। मतलब कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, आप ज़्यादातर ये किसके लिए फ़ायदेमंद होगा, जो हमारे माइग्रेंट्स हैं। ठीक है, पीपल जो माइग्रेट करके जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो उनको क्या होता है, जब वो इलेक्शन का टाइम आता है तो वोट डालने में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके लिए वो क्या, उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस आना पड़ता है और कभी कभी वो वापस भी नहीं आते और वो अपना वोट भी कास्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या प्रपोज किया है कि वो क्या लेकर आएंगे, एक रिमोट वोटिंग मशीन लेकर आएंगे, जिससे क्या होगा, जो जहाँ भी वो होंगे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के उससे वहाँ पर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। बट इसमें हमें बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं वो, रूल्स टू एश्योर दैट एप्लीकेशंस आर प्रपोज्ड विद ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे ये एश्योरेशन, मतलब कि यहाँ पे वो उन्हें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये एश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि जो ये प्रोसीजर है, ट्रांसपेरेंसी है, इसको हम पूरा प्रोसेस कर पाएंगे या फिर नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या चैलेंज है हमारे पास, डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम। डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम मतलब कि will it be ensured that person allowed to vote remotely and invalidated for local voting and also that nobody is incorrectly invalidated। इसमें अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से पर्सन को वोट करना है, कैसे वोट नहीं करना है, जो लोकल वोटिंग है उसमें उनको वैलिडेट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, कौन कौन पर्सन उसमें, मतलब कौन कौन उसमें इंक्लूड हो सकता है या नहीं। How will the votes, both electronic votes and VVPAT slips, to be consolidated and counted। मतलब कि ये जो पूरा वोट है, इलेक्ट्रॉनिक वोट जो भी हैं और VVPAT स्लिप्स वाले जो वोट हैं, इनको किस तरीके से कंसोलिडेट किया जाएगा, किस तरीके से इनकी काउंटिंग की जाएगी, इस पर भी ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर विल काउंटिंग एंड VVPAT ऑडिट हैपन्स एट द रिमोट लोकेशन और इन द होम कॉन्स्टिट्यूंसी। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि ये जो काउंटिंग होगी वो कहाँ होगी, रिमोट लोकेशन जहाँ पे हमने वोट कास्ट किया वहीं होगी या फिर जो हमारी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर होगी। तो इसमें सिर्फ हमें इतना ही याद रखना है, ये हमारे लिए चैलेंजेस। इसमें अभी और आर्टिकल हमें देखने को मिलेंगे तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट है हमारा डिफेंस परचेस। ये हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके,
DAC gives note to purchase indigenous defense system. जो हमारा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, आपको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कर दिया है, एक नोट दिया है, अपनी हामी भरी है कि जो हमारे डिफेंस किसमें, इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम की परचेस में। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना। हेलिना एंड ध्रुव शास्त्र बीइंग डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हेलिना है एंड ध्रुव शास्त्र, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, आपको ये याद रखना है। ये क्या है, ये ALH एंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। ये क्या है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है। तो इनकी जो परचेस है ये DRDO के द्वारा क्या किया गया है, डेवलप किया गया। तो इसकी परचेस पे क्या किया गया है, नोट मिला है, मतलब कि हाँ आप इसको खरीद सकते हैं। तो हेलिना किस लिए, ये हेलिना इज अ आर्मी वेरिएंट एंड ध्रुव शास्त्र इज अ एयरफोर्स वेरिएंट। ये हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हेलिना किसके लिए, आर्मी वेरिएंट है, एंड ध्रुव शास्त्र इज एयरफोर्स वेरिएंट। ऑलराइट, इसमें हमारे लिए सिर्फ इतना ही पॉइंटेड था। हेलिना एंड ध्रुव शास्त्र किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, DRDO के लिए, जिसमें इन्हें नोट मिल गया है DAC के द्वारा, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा, ठीक है। हेलिना इज द आर्मी वेरिएंट एंड ध्रुव शास्त्र इज द एयरफोर्स वेरिएंट। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है प्री पोल बजट। यहाँ पे प्री पोल बजट आया है, ये हमारे लिए GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया जा रहा है, प्री पोल बजट लाइकली टू फीचर बिग रिफॉर्म्स, रूरल स्पेंडिंग टू राइज। यहाँ पे जो हमारा प्री पोल बजट है उसमें ये प्री पोल बजट में ये बताया जा रहा है कि ज़्यादा हमें रिफॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। कहाँ पर, कि जो स्पेंडिंग होगी वो हमारी ज़्यादा कहाँ पर होगी, रूरल एरियाज में, ठीक है। तो इसमें लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट आ जाता है कि गोल्डमैन सीज हायर एलोकेशन फॉर वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन इन 2024। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हमें लोकसभा इलेक्शन है आने वाला है कब, 2024 में, ठीक है। तो इस इलेक्शन में हमारा जो प्री पोल बजट आया है उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एलोकेशन होगा बजट का वो किस में होगा, वेलफेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जो कट्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कट्स होगा वो डिफेंस से होगा, ठीक है। वी एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू इंक्रीज रूरल वेलफेयर स्पेंडिंग एज सीन इन प्री इलेक्शन बजट। जो हमारा प्री इलेक्शन बजट था, जब हमारा पहला इलेक्शन हुआ था, उस बजट को हम देख रहे हैं, उसको हमने एनालाइज किया और उस बेसिस पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, जो रूरल और वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं, जो भी प्रोग्राम है, उन पे वो ज़्यादा स्पेंड करेंगी, ठीक है। रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग आर लाइकली टू बी फोकस्ड। वो ज़्यादा से ज़्यादा किसमें गवर्नमेंट फोकस करने जा रही है, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है उसमें और हाउसिंग एरिया है। तो गवर्नमेंट अपना पूरा जो फोकस है इसमें करने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो भी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज हमने उन्हें डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस न्यूज़ का, इस डिस्कशन का जो PDF है आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, जो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। अगर आपको कोई भी इशू है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और आपको जो भी चीज़ समझ में ना आई हो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।